नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने रिकॉर्ड जीत हासिल की है। पार्टी को जबरदस्त बहुमत मिलने की वजह से नेता से लेकर कार्यकर्ता तक गदगद हैं। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान के जरिए बीजेपी पर तंज कसा है और कहा, बीजेपी हमें ताना मारती थी कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे और अब सच्चाई यह है कि भाजपा मुक्त दक्षिण भारत हो गया है। बीजेपी का अब सभी 5 दक्षिणी राज्यों में प्रांतीय सरकारों से सफाया हो चुका है। यह फैसला अखिल भारतीय राष्ट्रीयवादी पार्टी होने के बीजेपी के दावे पर ताना जरूर मारता है। कर्नाटक चुनाव में पीएम मोदी के आखिरी समय का धमाकेदार और शोर शराबे बयानबाजी से भरा 26 किलोमीटर का रोड शो काम नहीं आया। कांग्रेस की जीत का अंतर बहुत बड़ा है। इस मौके पर 1977 के नतीजों को याद करेंगे तो हमें 2 इंसाइट मिलेगी। सबसे पहले दक्षिण और उत्तर भारत अक्सर किसी एक मुद्दे पर अलग अलग तरीके से सोचते हैं। दक्षिण भारत नीतियोंवादी और नेतृत्व शैलियों की आवश्यकता पर जोर देता है। यह मोदी या बीजेपी के सबको एक चाबुक से हाँकने की रणनीति पर फिट नहीं बैठता है। दूसरा, यह सरल ज्ञान मिला है कि आप लोकतांत्रिक राजनीति में कभी किसी को खारिज नहीं कर सकते। 1984 की लोकसभा में बीजेपी का लगभग सफाया हो गया था। तब प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के लिए उभरी सहानुभूति लहर के दम पर राष्ट्रीय चुनाव भारी जीत हासिल की थी, लेकिन बीजेपी ने अगले दशक में वापसी भी की थी और अब फिर से एक बार मुश्किलें दक्षिण के लिए बड़ी। चढ़ाई कठिन दक्षिण की अब कैसे होगी, ये लगातार मंथन बीजेपी में जारी है। तो लगातार कर्नाटक हार के बाद भाजपा जहां आत्ममंथन में जुटी है, वहीं कांग्रेस के लिए ये एक संजीवनी की तरह काम कर गया है कर्नाटक की जीत का फार्मूला। और अब कांग्रेस पूरी ऊर्जा में के आखिर, और बीजेपी के लिए आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले और आज भी वही स्लोगन बिल्कुल फिट बैठ रहा है दक्षिण में कि भाजपा का कार्य प्रगति पर है, लेकिन सिरे नहीं चढ़ पा रहा है। और कर्नाटक में जो हार हुई है उसने कहीं ना कहीं भाजपा को लोग गहरे आत्ममंथन के लिए विवश कर दिया है। देखिए, कर्नाटका की जनता ने पूरे देश को दिशा दिखाने का काम किया है। ये जीत सिर्फ कर्नाटका की नहीं है। कर्नाटका ने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रशासन रहा है, चाहे वो भारत सरकार का हो कि कर्नाटका गवर्नमेंट का हो, उसके खिलाफ वोट दिया। वहाँ पे प्रधानमंत्री लीड कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन को। मेरा कहना है कि ये जीत सिर्फ कर्नाटका की जीत नहीं है, ये जीत पूरे देश की जीत है। और कर्नाटका ने सारे विपक्ष को दिशा दिखाई है कि आने वाले 24 का रास्ता यही रास्ता है जो भारतीय जनता पार्टी को बाहर, सत्ता से बाहर करेगा। कैसे देख रहे हैं? वर्तमान में 136 है, इसमें मोदी जी की हार हुई है और खड़गे जी और राहुल जी की जीत हुई है। तो देखा जाए तो पूरा चुनाव ही मोदी बनाम राहुल गांधी कर दिया गया था और मोदी जी 10 दिन तक लगातार प्रचार किए, उसके बाद में उनकी हार हुई है। अब दक्षिण भारत से बीजेपी मुक्त हो गया है, दक्षिण भारत मुक्त हो गया बीजेपी से। अब उत्तर भारत की बारी है और उसको प्राप्त करना है। और जो तानाशाही सरकार है ये 2024 में जाएगी और बजरंग दल इनके साथ गया और बजरंग बली इधर आए, कांग्रेस के साथ आए। बजरंग दल में हुड़दंगी हैं, लड़के लड़कियों को परेशान करेंगे, रेस्टोरेंट में घुस जाएंगे और चाकू डंडा लेके घूमते हैं। तो बीजेपी के साथ चले गए, लेकिन हनुमान जी
कांग्रेस के साथ आ गए। जी, सिद्धार्थ में यह कह रहे हैं कि ये जो जीत है, ये जो हार है बीजेपी की, ये मुंबई की सिर्फ हार नहीं है, ये नड्डा की हार है, अमित शाह की हार है, मोदी की हार है, क्योंकि पहला प्रधानमंत्री जो 20 रैली एक असेंबली इलेक्शन में करे किसी स्टेट में। मोदी जी की हार है। मोदी जी के नाम पर पूरा कर्नाटक का चुनाव लड़ा गया, क्योंकि अंत में बम्बई का भी फोटो गायब रहा और जो पूरा रोड शो था मोदी जी ही थे उसमें। बम्बई तो नज़र नहीं आते थे, लोग कहते थे कि बासवराज बम्बई जी का बहुत पीछे रही है, मामूली बढ़त नहीं है। कम से कम शायद 40 वर्षों में कर्नाटका में ऐसी वर्डिक्ट आई ही नहीं थी कि एक पार्टी 136-37 पे है और दूसरी पार्टी 60 के आसपास है। तो मैं अपने आप में समझता हूं कि एक संदेश है। कर्नाटक की जनता का धन्यवाद, कांग्रेस पार्टी का को बहुत बहुत बधाई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि एक संदेश प्रधानमंत्री जी और उनकी कोर टीम के लिए भी है। चुनाव मेरी थाली पे होने चाहिए, मेरे रोजगार के मसलों पे होने चाहिए, मेरे पड़ोस में कैसा सौहार्द है इस मसले पे होना चाहिए, विकास कितना इंक्लूसिव हो इस मसले पे होना चाहिए। कहां से कहां हम ले आए चुनाव को। कभी अपेक्षा नहीं की थी कि प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि ईवीएम में बजरंग बली बोल के बटन दबाओ। क्या ये भारतीय लोकतंत्र है? मेरी आस्था, मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है। सामूहिक और सार्वजनिक जीवन में इस तरह की विसंगतियां बहुत कष्ट पहुंचा रही थी और आज मैं समझता हूं कि न सिर्फ कांग्रेस के पास एक मौका है सेलिब्रेट करने का, भाजपा के पास एक मौका है इंट्रोस्पेक्ट करने का, अंतरावलोकन करने का, क्योंकि पार्टियों से इतर डेमोक्रेसी का जिंदा रहना जरूरी है। फ्री एंड फेयर जब हम कहते हैं ना, तो उसमें फ्रीडम का विस्तार हो, फेयरनेस का भी विस्तार हो। हमारे ईश्वर सबके प्रिय हैं, उनको कहां घसीट ला रहे हो अपने चुनावों में। इस प्रक्रिया को अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक ने कहा, अब इनिशिएटिव लेना होगा प्रधानमंत्री जी को। वो लेंगे ना तो उनकी पार्टी में मजाल नहीं है कोई दूसरा बोलेगा, और फिर दूसरी तरफ से भी अगर कुछ होगा तो उस पर भी बंदिश लग जाएगी, विपक्ष पर भी। ये संदेश दक्षिण में भाजपा की मुश्किलों पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ हैं। विवेक श्रीवास्तव बीजेपी से, रतन तिवारी कांग्रेस से, आनंद त्रिपाठी राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत। सबसे पहले आनंद जी आपके पास आएंगे। सुब्रमण्यम स्वामी की सुधारवादी दलीलों को दरकिनार कर दिया गया और लंबे समय से दरकिनार किया गया। अपने विचार को जनता का विचार बनाया गया और कहीं ना कहीं ये समझा गया कि भ्रष्टाचार को अनदेखा किया जा सकता है। ये बड़ी बात है, लेकिन भ्रष्टाचार कहीं भी हो, किसी का भी हो, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता और जनता कम से कम नहीं कर सकती। क्या लगता है कि ये जो बात, ये जो सवाल मेरा है, इससे आप कितने सहमत हैं या इसमें कहाँ कुछ जोड़ने या घटाने की आवश्यकता है? चीजें जोड़ूंगा, घटाने की बात नहीं है। तो भ्रष्टाचार को अनदेखा करने की बात नहीं कही जा सकती है। पार्टी कैडर को अनदेखा किया गया, स्थानीय कैडर को अनदेखा किया गया। आपको ध्यान होगा जब से बीएल संतोष जी भाजपा के संगठन मंत्री बने हैं 2019 से, उसी दिन तय हो गया कि येदियुरप्पा की विदाई जब वो आए, समय की बात है। और येदियुरप्पा और बीएल संतोष में जो वहां कर्नाटक में खींचतान है वो किसी से छुपी नहीं, और उसमें भाजपा ने जो येदियुरप्पा एक वहां की जनता की आकांक्षाओं का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, वो बहुत बड़ा वर्ग ना हो, लेकिन है काफी एक बड़े समूह का नेतृत्व तो करते ही हैं। उन पर तरजीह दी संगठन मंत्री को। तो ये परिस्थितियां आनी है देश में। आप देखिए, जो आप कह रहे थे ना कि अनदेखी किया जाना भ्रष्टाचार की या उसको संभाल ना पाना, उसके साथ साथ मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, जन आकांक्षाओं को, जन नेताओं की भी अनदेखी की गई। और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व ये समझता रहा, मैंने कल भी ये बात कही थी
कि उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में चुनाव लड़ा और जीता जा सकता है, ये बिल्कुल सिद्धांततः गलत है। दक्षिण भारत का चुनाव लड़ना, राजनीति करना एक अलग तरह का विषय होता है, उत्तर भारत का एक अलग तरह का विषय होता है। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरीके से उत्तर भारत में चुनाव लड़ करके सफलता पाई, वही वो दक्षिण में अपनाने लगे, जबकि उनको बार बार इसका अंदाजा लग जाना चाहिए था कि दक्षिण की चुनावी राजनीति व्यक्ति केंद्रित होती है, संगठन और पार्टी केंद्रित नहीं होती है उस तरह से जिस तरीके से भाजपा समझ रही थी। निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। संगठन मंत्री कर्नाटक से ही आते हैं, उन्होंने बहुत समय कर्नाटक में काम किया है और इस हार की बड़ी जिम्मेदारी जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके कर्ता धर्ता है, उनको लेनी पड़ेगी। पार्टी नेताओं को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया जाना, मुख्यमंत्री का पद अनिच्छा के बावजूद वापस ले लेना, जिसे मुख्यमंत्री बनाया उसे काम करने की स्वतंत्रता न देना, उसका नेतृत्व स्टैब्लिश न कर पाना, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो कर्नाटक में सामने आई हैं। आप ये देखिए कि भाजपा के पास कर्नाटक में कोई स्थानीय चेहरा ही नहीं था। लोग किसको देख करके वोट करते हैं? प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट खाली अगर भाजपा नेतृत्व ये सोचती है कि वो हर चुनाव दर चुनाव जीतते चले जाएंगे तो ये उनकी चुनावी नासमझी होगी। केंद्रीय नेतृत्व की एक सीमा होती है, जब तक राज्यों में एक नेतृत्व नहीं खड़ा किया जाएगा और वो स्वाभाविक नेतृत्व हो जो उस राज्य के लोग चाहते हो जिसे नेतृत्व देना। ये नहीं कि नेतृत्व खड़ा करने की जिम्मेदारी केंद्रीय संगठन ले ले कि इस राज्य में हमको ये नेतृत्व खड़ा करना है। ये नेतृत्व खड़ा करना नहीं होता है। जो नेक्स्ट जनरेशन का लीडरशिप होती है उसे खड़ा करना पार्टी की जिम्मेदारी होती है, ये बात सही है, लेकिन वो आला नेताओं की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होती है। वो जिस क्षेत्र में खड़ा करना होता है उस क्षेत्र से कोई एक स्वस्फूर्त स्वाभाविक लीडर जो का चयन करना पड़ता है, उसे नेतृत्व देना पड़ता है। कर्नाटक में अगर भाजपा संगठन ये कहता है कि एक नेतृत्व के अब जाने का समय है और नया नेतृत्व खड़ा करने का समय है, तो उसने जाने वाले का तो निर्णय ले लिया, लेकिन खड़ा किसे करना है वो भी स्वाभाविक नेतृत्व हो जिसे जनता पसंद करे, जिसे कुछ वर्गों जनता के एक बड़े समूह में जिसे स्वीकृति हो, ऐसा कोई नेतृत्व खड़ा नहीं कर पाई। ये भाजपा की बहुत बड़ी कमजोरी रही और अंततः खामियाजा कर्नाटक में भुगतना पड़ा। निश्चित तौर पर जातिगत समीकरण सही तरीके से नहीं बैठा पाई, उसका परिणाम भुगतना पड़ा। जिन लोगों को लेकर के आप चलते थे वो लोग आपके कोर वोटर जो रहे वो बाहर गए। कांग्रेस के पास सिद्धारमैया जैसा एक बड़ा नेता था जो लोकप्रिय है कर्नाटक में, और आपके पास उसके सामने कर्नाटक से कोई नहीं था इस तरह से। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत सारी बातें हैं जो गिनती में आनी चाहिए और आएंगी नहीं, और भाले सामने ना माना जाए। ठीक बात है विवेक जी, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं पूछने के लिए, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बहुत छोटा सा एक शब्द या एक छोटा सा एक वाक्य है कि कर्नाटक में दरअसल हुआ क्या। आप बताइए, बेहतर तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि तमाम चीज़ों को अस्वीकार कर देना कहीं ना कहीं बड़ी विफलता है। हमारे मुद्दे, हमारा एजेंडा हम कहीं ना कहीं जनता को समझा पाने में नाकामयाब हैं। कांग्रेस के जो लोग लुभावन वादे थे वो जनता को असर कर गए। जैसा कि अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय चर्चा कर रहे थे, उनकी बातों में दम है। तमाम ऐसे कारण है जिनकी चर्चा आंतरिक स्तर पे हो रही है और उसका शीघ्र समाधान भी किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिन लक्ष्यों को लेकर के चली थी वो लक्ष्य आज भी हमारे सामने वैसे के वैसे।
और हम उन पे और मजबूती से काम करेंगे। कर्नाटक की जनता ने जितना हमें दिया, जो दिया, उसका धन्यवाद है। उसने हमें विपक्ष की भूमिका दी है, उसका धन्यवाद है। हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और जनता जिसने हमारा समर्थन नहीं किया, प्रयास करेंगे वो भी हमें अपना समर्थन आगे दे। और जो कमियां हमारे संगठन स्तर पर रही, किसी स्तर पर रही, उसका हमारा नेतृत्व शीघ्र मिलकर उसका समाधान का प्रयास किया जाएगा। नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि लगातार ये मुद्दा हावी रहा कि कर्नाटक में 40% भ्रष्टाचार की बात उठ रही है, ठेकेदार आत्महत्या कर लेता है, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का अध्यक्ष बार बार कहता है, और वहाँ पर एक कैंपेन चल रहा था पे सीएम, तो उस पर कुछ भी नहीं बोला गया। आप दरअसल 2014 में अगर आप केंद्र में आए थे तो सबसे बड़ी बात ये थी कि एक बड़ी लंबी लिस्ट आम भारतीय को, आम मतदाता को, हमको सबको दिखती थी। बहुत लंबी लिस्ट थी, 200-250 घोटाले थे कांग्रेस के, बहुत, उसमें शायद 250 लोग भी जेल नहीं गए होंगे, आधे भी नहीं गए होंगे, लेकिन 250 से ज़्यादा घोटाले, ये घोटाला वो घोटाला। लोग डरने लगे कि कांग्रेस वाकई में देश को बर्बाद कर देगी, बेच देगी। तो ऐसे में लोग डर गए और लोगों को लगा कि नहीं, अब बड़ा सुधार करना है। आप आए और फिर आपके ऊपर भी कोई बड़ा आरोप नहीं लगा केंद्र में, और लगातार आपको सुप्रीम कोर्ट से भी क्लीन चिट मिलती रही। लेकिन कर्नाटक के भ्रष्टाचार को बिल्कुल कोई कहीं से कहीं तक आपने बिल्कुल बोलना या उस पर कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। और दक्षिण के मिजाज को भांपने में दत्तात्रेय होसबोले वहाँ पर वोट डाल रहे थे, बीएल संतोष वहाँ से आते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जैसा बड़ा राजनीतिज्ञ जिसने देश की सरकारों को कई बार दिशा दी, उनकी सुधारवादी दलीलों को दरकिनार कर दिया गया। ये बहुत गहरे सवाल हैं जिनकी उत्तर खोजना और उस निष्कर्ष पर पहुंचना कि 2024 में जो भरपाई, नुकसान की भरपाई, उत्तर के नुकसान की भरपाई दक्षिण से होनी थी, वो अब कशमकश में बदल गई है। ये एक गहरा सवाल खड़ा हो गया है बीजेपी के लिए। विवेक जी। ये बिल्कुल जी, चुनौतियां हैं, चुनौतियों से जूझना भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह आता है। और जो ये चुनौती आगे खुली, आप देखिएगा 2024 दूर रही है, जिस तरह से हमें वोट मिला, हम प्रयास करेंगे कि 2024 में इस चुनौती से हम पार पा जाए। और दक्षिण में आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का परचम फिर उसी तरह लहराएगा जैसे पूर्व में लहराता रहा है। ठीक है। रही बात उत्तर की राजनीति अलग है, दक्षिण की अलग है, बात मैं आपसे सहमत हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वहाँ से उसी प्रदेश से आदरणीय बीएल संतोष जी भी आते हैं, आदरणीय दत्तात्रेय होसबोले जी भी आते हैं। और कहीं न कहीं सांगठनिक स्तर पे कुछ न कुछ कमी ऐसी रही है जो हम अपनी बात आम मतदाता तक कन्वे नहीं कर पाए, और कांग्रेस कन्वे कर सकती। वो कहाँ कमी रही, इसका टेस्टन संगठन स्तर पे हो रहा है, तो उसका निराकरण भी संगठन स्तर पे किया जाएगा। बिल्कुल। रतन तिवारी जी, निश्चित रूप से आपको खुश होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी या उस खुशी को अट्टहास में तब्दील करना अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। बिल्कुल आपको मौका मिला है, और जो दक्षिण में कठिन चढ़ाई थी बीजेपी के लिए वो और कठिन हो गई है, नुकसान की भरपाई मुश्किल है। क्या लगता है कि कर्नाटक की जीत ने कहीं ना कहीं एक ऊर्जा भर दी है कांग्रेस में, और आने वाला समय 2023 में कई राज्यों में चुनाव होने हैं, 24 में आम चुनाव होने हैं, कई राज्यों में चुनाव होने हैं। क्या लगता है कि अब कांग्रेस को जो गलती कर रही थी, कमाई को खो रही थी, लेकिन एक बड़ी कमाई हो गई है, और इस कमाई को बड़े एक जिसको कहेंगे बड़े मूल्यवान तरीके से खर्च करना होगा। क्या लगता है?
आपका नमस्कार करता हूं। यह जीत कर्नाटक की जनता की जीत है। कर्नाटक में कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं की जीत है जिन्होंने कड़ी मेहनत की, दिन रात मेहनत की, बूथ पे धूप में, कड़ी धूप में बूथ पे बैठ के मेहनत की। और उन तमाम हमारे शीर्ष नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने कड़ी मेहनत करके जी जान लगा के 40% कमीशन की बात कही, बेरोजगारी की बात कही, महंगाई की बात करी और भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को बेनकाब करने में हम कामयाब हो गए। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल, खुद प्रधानमंत्री जी प्रचार मंत्री की भूमिका में उतर चुके थे और बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़कर इन लोगों ने एक धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू की। लेकिन कर्नाटक ने यह दिखा दिया और देश को यह दिशा दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण का द्वार बंद हो चुका है। और कर्नाटक की जीत से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देखते होंगे पूरे भारत में हर जिले में सब लोग जश्न मना रहे हैं और कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हाई लेवल पे गया है। और आप देखना आने वाले जो 4-5 राज्यों में चुनाव है, उन राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन करेगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत हो चुका है, चार्ज हो चुका है। उनको ये पता हो चुका है कि मोदी का जादू कहीं न कहीं खत्म हो चुका है क्योंकि हिमाचल इन लोग पूरी तरीके से हार गए, कर्नाटक हार गए, एमसीडी हार गए। तो अब जादू चलना बंद हो चुका है। अब इस देश में मुद्दे की बात होगी, विकास की बात होगी। आप धर्म के नाम पे आप राजनीति नहीं कर सकते। तो त्रिशूल जी, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को आत्मचिंतन करना होगा। उन लोगों को अपने लोगों के ऊपर एक जांच कमेटी बैठानी पड़ेगी कि भाई साहब कमी कहाँ रह गई। और मैं चाहता हूं कि कर्नाटक में अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कर्नाटक में नेतृत्व नहीं था। कर्नाटक में येदुप्पा जैसा एक नेता था, मुंबई जैसा एक नेता था, काफी लंबे समय तक वहां पे सरकार भी रही थी, तो नेतृत्व था। लेकिन प्रधानमंत्री जी के सहयोग से वहां पे हमारी सरकार बनी है। ठीक बात। आनंद त्रिपाठी जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बोलते हैं कि मैं न टीवी के चमकते चेहरों से हूँ, ना अखबार की सुर्खियों से हूँ। और उसका असर ये होता है कि कर्नाटक के एग्जिट पोल में जो प्रचार अभियान में जुटे हुए बड़े बड़े योद्धा थे वो भी बीजेपी को हारा हुआ बता देते हैं। एक हवा चल पड़ती है और हवा का फ़ायदा कांग्रेस को हो जाता है। बीजेपी आंतरिक जो एक उसको समझना था कि अंदर क्या बनावट है, आंतरिक बनावट को समझने में बहुत ज़्यादा मजबूत साबित नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात, दक्षिण भारत से कई बड़े चेहरे संघ के आते हैं और उसके बावजूद जो लोग रणनीति, पूरे देश की रणनीति तय करते हैं, बनाते हैं कि कैसे बीजेपी को कहाँ पर क्या करना है, उत्तर से पूर्वोत्तर तक की जीत का खाका तैयार करते हैं, उनके अपने घर में इतनी बड़ी सेंधमारी हो जाती है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बड़े चिंतन की आवश्यकता नहीं है, आपने पहले भी कहा, लेकिन हजम होने वाली बात नहीं है और एकदम सबको दरकिनार नहीं किया जा सकता। और एक जो कांग्रेस की राष्ट्रीय छवि है उसको बिल्कुल मिटाया नहीं जा सकता, ये बात सिद्ध हुई। दूसरा, छत्रपों को दरकिनार कर दिया गया। और तीसरी बात ये कि जो सहयोगी बीजेपी के साथ चले थे, अकाली दल, शिवसेना, आरएलपी, वो तमाम खोते चले गए। तो नहीं लगता आपको कि बहुत सारे सवाल हैं जिनको सुलझाना है? आपके चेहरे पर एक अंदर से मुस्कान निकल के आई है कि ये बहुत गंभीर बात है जो शायद सोची जानी चाहिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या वर्तमान में। देखिए, आपने एक सवाल में कम से कम 17-18 सवाल पैदा डाले। ये सवाल जन्म ले रहे हैं, ये सवाल आनंद त्रिपाठी जन्म ले रहे हैं, लगातार जन्म ले रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपके 17-18 सवाल हैं, इस पर बीजेपी को सोचने बैठे तो कम से कम 6 महीना लगातार सोचे तब इनका जवाब ढूंढ पाएगी ईमानदारी के साथ। इतने सवाल हैं। बीजेपी ने कई सारी जो रणनीतिक भूल हुई या गलतियां जानबूझ करके की जा रही है बीजेपी में, उनका आपने जिक्र किया एकदम से। देखिए, अगर हम कर्नाटक से शुरुआत करें आपकी बातों पे, तो कर्नाटक में जैसा मैंने पहले कहा कि
स्थानीय इकाई को बगैर साथ लिए, सम्मान दिए, अगर केंद्र स्तर पर ही सारा चुनाव लड़ा जाएगा तो हश्र ये होगा निश्चित तौर पर। दूसरी बात ये कि मुद्दों का जो चयन किया गया कर्नाटक में खासकर, वो वहाँ के स्थानीय लोगों को पसंद नहीं आया। देखिए, कर्नाटक एक बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का स्टेट है, खासकर जाति आधार पर देखा जाए। जो दो बड़ी जातियां कर्नाटक में है वो देश के किसी और हिस्से में नहीं पाई जाती है, वो कलिंगा और लिंगायत। उनके सोचने समझने का अलग तरीका, तौर तरीका है। भाजपा उस चीज को समझ नहीं पाई, टेक इट ग्रांटेड लिया कि लिंगायत तो उनके अपने है ही है और वो उनके से कभी दूर नहीं जा सकते, चाहे वो येदियुरप्पा को सम्मान दें या उनकी जगह किसी और को खड़ा करने की कोशिश करें। ये कई चीजें होती हैं कि एक मैंने जैसे कहा ना कि एक नेतृत्व जिसे पार्टी को धीरे धीरे अस्त्र की तरफ ले जाना है तो उसको समय भी देना चाहिए, एकदम अचानक नहीं। आप देखिए, येदियुरप्पा ने विद्रोह किया तो 13 में भाजपा हारी, बुरी तरीके से हारी। येदियुरप्पा साथ आए तो 18 में भाजपा की स्थिति ठीक हुई। तो हम क्यों नहीं भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व येदियुरप्पा की कीमत समझ पाया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि येदियुरप्पा ही सब कुछ है। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा। आनंद जी, मैं रोकता नहीं हूँ कभी किसी को, आपको बोलते हुए आप बिल्कुल लेकिन एक बात आपसे मैं बीच में कहना चाहूंगा। दरअसल आप एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद से इसलिए हटा देते हैं कि उम्र का जो मापदंड है वो पूरा हो चुका है कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये बात, ये दलील देके आप एक मुख्यमंत्री को हटा देते हैं। फिर आप कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष इसलिए बनाते हैं कि आपको आवश्यकता है भाई। और कल यही बात कह रहा था। और दूसरी बात, जो वहाँ पर जो मान्यताएं हैं, लिंगायत समुदाय आता है, भगवान बसवराज को वो मानते हैं और उन्होंने ये जोर दिया हमेशा कि भाई आपको धार्मिक रीति नीतियों से ज़्यादा कर्मवादी रीति नीतियों पर अपने असर को रखना है। इस बात को समझ नहीं पाते और वो क्या करते हैं कि मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर दिया हमने, तो वो सोचते हैं कि वो कलेगा और ये लिंगायत में ये भटके और कहीं ना कहीं एकीकरण हो जाएगा। उनको नहीं पता था कि ये सब चीज़ें बिल्कुल सेटल्ड है और ये अपने आप में स्थापित है और इनको नहीं जोड़ा जा सकता। ये कनेक्टिविटी एक वहाँ बैठ के, दिल्ली में बैठ के डेवलप करते रहे, उसको बनाते रहे एक कि नहीं इसको ऐसे जोड़ दिया जाएगा, ये नहीं होता, वर्चुअल नहीं होती हर सब चीज़ें। मैं वही कहने जा रहा हूँ कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना 2% आरक्षण का, वो कलिंगा और लिंगायत को, मैंने कहा ना कर्नाटक पूरे दक्षिण भारत की राजनीति, केरल को कुछ हद तक छोड़ दिया जाए तो व्यक्ति के चेहरे पर चलती है। लिंगायत समुदाय को वो 2% की रेवड़ी पसंद नहीं आई, बल्कि उसे ये आघात लगा कि उसके नेताओं को, येदियुरप्पा को, जगदीश शेट्टार को भाजपा असम्मानित कर रही है। ये आघात ज्यादा लगा। 2% की रेवड़ी उसे पसंद नहीं आई, लेकिन भाजपा ने तो ये सोचता था कि 2% का आरक्षण दे करके लिंगायतों को और हम येदियुरप्पा को साइडलाइन करके निकल जाएंगे, जगदीश शेट्टार को साइडलाइन करके निकल जाएंगे। ठीक है, जगदीश शेट्टार अपना चुनाव हार गए, लेकिन अगर वो भाजपा की तरफ से लड़ते तो निश्चित तौर पर जीतते। भाजपा का जो सपोर्ट कांग्रेसी उसे एकदम एक्सेप्ट कैसे कर लेंगे? जो आदमी 6-7 बार से विधायक है किसी दूसरी पार्टी से, वो अचानक चुनाव के पहले किसी और पार्टी से जाता है, चुनाव लड़ता है, उम्र हो गई है, ठीक बात है, लेकिन अचानक अगर जगदीश को भाजपा वोट देती तो जगदीश जीतते। गृह मंत्री का ये चैलेंज तो सही साबित हो गया कि जगदीश शेट्टार चुनाव हार रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री का ये चैलेंज तो धरा का धरा रह गया ना कि हम 150 सीट पा रहे हैं। तो गृह मंत्री को किस बात से खुश होना चाहिए? अपने जगदीश शेट्टार को हराने वाली बात पर या 155 सीट की चैलेंज को लेकर के 64 सीट पर आने पर? तो गृह मंत्री को देखना है ना कि वो कौन सी वो दांव खेल रहे हैं। तो ये बीजेपी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। एक बात और मैं कहूंगा कि देखिए, कर्नाटक का राज्य का चुनाव हो गया, अब भाजपा के लिए जो कर्नाटक में 2024 का खेल है वो थोड़ा कठिन हो गया है। लगभग 24-25 सीटें थी 2019 में भाजपा के पास, आज की स्थिति में वो 10 के आसपास रह गई हैं अगर विधानसभा वार देखा जाए तो। लेकिन निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूँ कि 2018 में भी विधानसभा में भाजपा को 36% वोट मिले थे और लोकसभा में वो जाकर के 51% से ऊपर हो गए थे।
ये सही है कि जब वोकालिंगा और लिंगायतों की बात हटेगी, राष्ट्रीय चुनावों की बात आएगी, जब कुर्बा, वोकालिंगा, लिंगायत, ओबीसी, दलित ये थोड़ा सा दूसरे तरीके से सोचेंगे राष्ट्रीय चुनाव में। कर्नाटक में अक्सर ऐसा देखा जाता रहा है 1985 के बाद कि कोई आवश्यक नहीं है कि विधानसभा चुनाव में जिन लोगों को सफलता मिली उसी स्तर पर लोकसभा में भी मिले। कई बार उससे ज्यादा मिलता है और कई बार वो अलग संदेश देता है। ये बात भी एक सोचने की बात है। 2018 में आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में भाजपा की कितनी बुरी दुर्गति हुई थी, रमन सिंह कितनी बुरी तरीके से हारे थे, लेकिन 19 के लोकसभा के चुनाव में उसी छत्तीसगढ़ में भाजपा को अच्छा समर्थन मिला लोकसभा में। दिल्ली में लगातार 2 बार से ऐसा हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल विधानसभा में भाजपा को भूल चटा रहे हैं, लेकिन लोकसभा की स्थिति आते ही थोड़ा सा माइंडसेट बदल रहा है। तो भाजपा के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही कर्नाटक में भी हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन भाजपा को इस स्तर पर जो लोकसभा की रणनीति है उस तरफ इस बात को ध्यान में रख करके कर्नाटक में नए सिरे से स्थानीय नेतृत्व को साथ लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री के अपने हस्तक्षेप से जिन लोगों को टिकट काटे गए थे उसमें से 3/4 लोग चुनाव हार गए हैं। प्रधानमंत्री ने जो 3 टिकट कटवा करके नए लोगों को दिए उनमें से 3/4 लोग चुनाव हार गए हैं। तो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये समझने की आवश्यकता है कि क्या दिल्ली में से दूरबीन लगा करके स्टेट की राजनीति को देखा समझा जा सकता है या कुछ अलग करना पड़ेगा। 2014 में जब उत्तर प्रदेश को जीता था अमित शाह ने, तो वो 1 साल पहले से उत्तर प्रदेश में आ गए थे और जम गए थे और उत्तर प्रदेश के सभी नेताओं को साथ लेकर के काम कर रहे थे, तो वो परफॉर्म कर पाए। लेकिन आज की स्थिति नहीं है कि अमित शाह पूरा टाइम किसी एक स्टेट से चुनाव को दे सकते हैं। तो भाजपा को ये रणनीति करनी पड़ेगी कि वो और तरीके से विचार करे अपनी चुनावी रणनीतियों पर। नड्डा जी हिमाचल प्रदेश हार जाते हैं और उनको तोहफे में क्या नाम से अध्यक्ष पद मिल जाता है। इस बात पर भी गौर करना पड़ेगा भाजपा को कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना प्रदेश हारता है, ये ठीक है, आधे % वोट कम रहेगा, लेकिन हार तो हार है, सरकार तो कांग्रेस की है। ठीक है, मैं एक बार आनंद जी आ रहा हूँ आपके पास। विवेक जी, आपको पता है जब से ये कर्नाटक के परिणाम आए हैं भाजपा में कुछ लोग बहुत ज़्यादा इसको नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे हैं और आंतरिक रूप से ये बार बार सोचने के लिए, हजारों बार सोचने के लिए विवश हैं कि कैसे रणनीति पूरी तरह विफल हो गई और बिल्कुल हाशिए पर सिरे से खारिज कर दी गई रणनीति। क्या लग रहा है इतने रणनीतिकार और इतने दिग्गज रणनीति बनाने वाले भाजपा के भीतर और उन जरूरी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, या नहीं लगता आपको कि वो जो एक काकस बना रहता है किचन कैबिनेट, शायद वो उतनी हिम्मत नहीं कर पाई बोलने की उस आवरण के आगे कि ये देखिए इतना लंबा जलसा चल रहा है, उस जलसे में कोई ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाया कि नहीं ये ठीक नहीं है या ये सच नहीं है, सच दरअसल ये है। क्या लग रहा है आपको कि एक जो विलासता है या जो वैभव है वो हावी हो गया और जो नीति है वो धराशायी हो गई और इसकी आवश्यकता है? और आप भी सोचते होंगे क्योंकि आप भी पुराने हैं ना, इसलिए सोच रहे होंगे बार बार, नए आए नहीं है कहीं से, आयातित नहीं है ना, इसलिए। देखिए किशोर जी, मैं तो बाल स्वयं सेवक हूँ। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, आप आयातित नहीं है तो आप भी सोच रहे होंगे। मेरी जिंदगी से 35 वर्ष से ज्यादा समय इसी पार्टी में गुजरे हैं और हम सबको इस बात का दुख है कि इतने परिश्रम के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरह से वहाँ मेहनत की, स्थानीय स्तर पे जो कमियां रही कि कहीं न कहीं हम अपनी बात जनता तक कन्वे नहीं कर सके और कांग्रेस उस बात को कन्वे करने में कामयाब रही।
इन कमियों की पड़ताल केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर की जाएगी और समय रहते उस पर कार्रवाई भी होगी। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के लिए वहाँ अपार जन समर्थन था और हमको तो ये लगता है जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने वहाँ मेहनत की, जो परिणाम आए, यदि केंद्रीय नेतृत्व ने इतनी मेहनत ना की तो हमें ये परिणाम नहीं। ये बहुत बड़ा सच आपने बोल दिया, ये बहुत बड़ी बात आपने बोल दी। ये विवेक जी आपकी मैं जो हिम्मत है और जो आपकी सच्चाई है उसको दाद दूंगा, बहुत बड़ी बात आपने बोल दी। आनंद जी सुन रहे, विवेक जी कितनी सच से इसको स्वीकार कर रहे हैं कि अगर वाकई में केंद्रीय नेतृत्व वहाँ नहीं होता या इतना जलसा नहीं होता तो शायद फिर तो 20-30 सीटें हो जाती, और ये सच को स्वीकार करना आवश्यक है वर्तमान में। तो ये बात ऐसे में वहाँ की संगठन की कमियों की चिंता की जानी चाहिए और की जा रही है ऊपर स्तर पे। हम सबकी चिंता है कि वहाँ पे इसका समाधान हो, और जिस तरह से बीएस येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में पश्चिम का द्वार भारतीय जनता पार्टी के लिए खुला था, हालांकि वो द्वार आज भी बंद नहीं है, द्वार आज भी खुला हुआ है। लेकिन विवेक जी अगर वो ये बोल दें कि आपका हस्तक्षेप इतना नहीं होता तो हम इसको 60 से 120 कर लेते, वो भी तो ये बोल सकते हैं। फिर हस्तक्षेप तो केंद्र ने कुछ भी नहीं किया। अभी आप सुना आनंद जी कहते रहते हैं। आनंद जी एक बार बता दीजिए क्या केंद्र का हस्तक्षेप रहा टिकट के बंटवारे से लेकर तमाम चीजों में, और आप जो कह रहे थे कि 3/4 सीटें हार गए। ये बात सभी जानते हैं, हर पार्टी में टिकट का निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कर्नाटक के मामले में केंद्रीय नेतृत्व ने एक जिद पकड़ ली, जो हम लोगों ने टीवी रिपोर्ट्स और मैगजीन्स और समाचार पत्रों जो अभी राजस्थान के लिए पकड़ी हुई है, आने वाले चुनाव है राजस्थान के लिए वही जिद पकड़ी हुई है। आप कह दीजिए राजस्थान जैसा कर दिया उन्होंने कि जो सब कुछ हम तय करेंगे। आप कर्नाटक ने का जो स्तर है नेताओं का, उनकी बात सुनी नहीं गई। अंतिम समय में 70 लोगों के टिकट काट करके नए लोगों को दिए गए, जो 70 विधायकों के, तो जो नए लोग दिए गए उसमें से 3/4 लोग हार गए हैं लगभग से। तो ये बात है। अच्छा, मैं एक बात से और सहमत नहीं हूँ कि भाजपा का ऊपर से नीचे तक लोग ये कह रहे हैं कि हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचा नहीं पाए। मैं इसे ऐसा देखता हूँ, ठीक है वो पार्टी के स्तर पर उनकी अपनी बात है, वो कहेंगे। मैं इसको ऐसा देख रहा हूँ कि भाजपा ने तो पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ा, लोगों ने उसे सुनने से और मानने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। विवेक जी कुछ कहना चाहिए? ये मूल बात है। भाजपा को इस तरीके को समझना चाहिए, क्योंकि अगर भाजपा आज की डेट में कहे कि हम अपनी बात रख नहीं पाए, लोगों तक पहुंचा नहीं पाए, तो सबसे बड़ी पार्टी, सबसे साधन संपन्न पार्टी, सत्ता की पार्टी, राज्य में सत्ता, केंद्र में सत्ता, प्रधानमंत्री का इतना बड़ा जन समर्थन, वो बात अपनी नहीं पहुंचा पाए तो फिर कौन पहुंचाएगा अपनी बात? चर्चा, पर्चा, खर्चा तीनों में अग्रणी सभी। लेकिन लोगों ने मना कर दिया। अब मना करने के पीछे मैंने जो 2-3 कारण बताए ना, देखिए, एक चुनावों में एक माहौल बनता है, कुछ चीजें, कुछ कार्य, कुछ विचार, कुछ योजनाएं, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो चुनावों के माहौल को तैयार करते हैं। तो ये माहौल चुनाव में कांग्रेस के फेवर में पिछले 1 साल से बनना शुरू हो गया और भाजपा के अगेंस्ट में गया। उसमें बड़ी बात थी कि कर्नाटक में जो नेतृत्व है उसे भरोसा नहीं है कि वो कब तक काम करेगा, अगले दिन काम करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए वो सही तरीके से काम नहीं कर पाया। जिसको बाहर किया गया है वो घर में बैठा हुआ है कि मेरा तो काम खत्म कर दिया पार्टी ने, अब मैं क्या करूं। ये अब उस समुदाय के लोगों में ये गया। मैंने कहा ना, व्यक्तिवादी चेहरा दक्षिण की राजनीति की प्रमुख हिस्सा है। आप कहीं भी देख लीजिए, के करुणानिधि देख लीजिए, जयललिता देख लीजिए, YSR रेड्डी देख लीजिए, जगन मोहन रेड्डी भी आज चेहरे पर हैं। ये सब, उसके पहले NT रामाराव हुआ करते थे, ये सब व्यक्तिवादी चेहरे पर दक्षिण की राजनीति चलती है। और MG रामचंद्रन हुआ करते थे। ये सब वहाँ के लोग पार्टी और संगठन पर ध्यान कम देते हैं, व्यक्ति के चेहरे पर और उसके पीछे ज्यादा चलते हैं। तो ये येदियुरप्पा को साइडलाइन करने से कर्नाटक में एक बात फैली कि भाजपा को अब येदियुरप्पा की जरूरत नहीं। तो जो येदियुरप्पा के साथ की वजह से भाजपा के साथ जुड़े थे वो या तो बैठ गए
या उन्हें कांग्रेस की बात जब अच्छी लगी तो वो कांग्रेस के साथ वोट कर गए। परिणाम देखिए, 75 करीब लिंगायत बहुतायत सीट है, जिसमें से 55 के आसपास कांग्रेस ने जीता। तो ये तो स्पष्ट हो गया ना कि अब उत्तर में भी वरुण गांधी जो बोल रहे हैं वो उत्तर कहाँ पसंद आता है या वो जवाब कहाँ पसंद आता है, उनको भी दरकिनार किया जाता है। अब उनको सुन लिया जाएगा, समझ लिया जाएगा। एक आम आदमी अपने घर जाता है या डीजल पेट्रोल भराता है, उसको तो ये पता है ना, उसको नहीं पता है क्या हुआ, जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ, देश में क्या अर्थव्यवस्था चल रही है। उसको ये है भाई तेल जो खाने का है वो 150 रुपये क्यों मिल रहा है, पेट्रोल इतना महंगा क्यों मिल रहा है, 20 रुपये कहीं से इकट्ठा करके वो अपना पहुंच जाता है काम दिहाड़ी पे, नहीं पहुंच पा रहा है। ये बात नहीं हो रही है। नहीं, ये सब बातें हैं कहीं ना कहीं चर्चा में, जो भी विरोधी पार्टियां हैं वो उनके दिमाग में है ये बातें। भाई देखिए, जब सत्ता पक्ष नहीं करेगा तो विपक्ष उसकी बात करेगा, ये तो होगा ना। ऐसा नहीं कि कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, सत्ता पक्ष को अगर नहीं सुनाई पड़ता तो विपक्ष को सुनाई पड़ेगा। अब देखना ये होता है कि जनता, अब ये देखिए कई बातें होती हैं, ये सारे मुद्दे जो हम गिना रहे हैं, उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में भी थे ये मुद्दे, लेकिन उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर दक्षिण अलग है ना, सबसे बड़ी बात ये है ना, उत्तर दक्षिण बिल्कुल अलग है। हम यही बात तो कर रहे हैं ना कि जो भाजपा का जो संगठन है, नेतृत्व है उत्तर प्रदेश का, उसे काम करने दिया जा रहा है, उस पर भरोसा जताया गया। ठीक बात है, लेकिन दक्षिण के उस नेतृत्व पर नहीं जताया गया। जो मैंने पहली बात कही, कर्नाटक में भाजपा की सबसे बड़ी कमी थी कि उसके पास कर्नाटक का कोई अपना चेहरा नहीं था। बसवराज बोम्मई पिछले 2 सालों में कभी लगा ही नहीं। आप देश में सर्वे कर लीजिए, कितने लोग जानते हैं कर्नाटक का मुख्यमंत्री कल तक कौन था। ये चीजें भाजपा के लिए मतलब अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने धीरे धीरे की अपने आप सब ठीक हो जाएगा, या मोदी जी चलेंगे 10 दिन प्रचार करेंगे और तब कुछ जीत के ले आएंगे। ऐसा नहीं होता है। मोदी जी को भी प्रचार करने के बावजूद सीटें जीतने के लिए स्थानीय स्तर पर, बूथों पर वोटर की जरूरत होती है, कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है जो उनको लेकर के आए। गुजरात में मोदी जाते हैं तो कमाल करते हैं, इसलिए क्योंकि गुजरात का जो संगठन है, गुजरात की जो नेतृत्व था, उस पर केंद्रीय नेतृत्व भरोसा जताए रखता है, लेकिन कर्नाटक पे नहीं जताया। परिणाम आपके सामने है। वहाँ नरसिंह भगत के जो भजन गूंजते हैं उनकी अलग किंवदंती है, उनके अलग मायने हैं, लेकिन वहाँ अलग मायने हैं, वहाँ की मान्यताओं की समझ नहीं पाए। विवेक जी, अब आगे जो 24 है, क्या लगता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, क्या लगता है कि देश पूरे में उत्तर पूर्वोत्तर सब जगह ये बात गई है, बड़ा नुकसान आपको नहीं होगा, आप नहीं होने देंगे, आप और रणनीति बनाएंगे, आपकी ऊर्जा दुगनी है, 4 गुनी है, 8 गुनी है, 16 गुनी है, लेकिन क्या अब तक के जो आपके दक्षिण के पूरी रणनीति थी उसको नहीं लगता कि अब एक बार फिर दोबारा से तैयार करनी होगी? देखिए किशोर जी, ने कहा कि हमारे जो एजेंडे थे, जिन मुद्दों को हमने उठाया था, वो मुद्दे हमारे यथावत थे। विषय यह है कि कर्नाटक की सरकार को लेकर इतना जनता में नाराजगी थी। आप देखिए 12 मंत्री चुनाव हार गए, 14 अभी हमारे 12 का आंकड़ा मेरे पास से, हो सकता 14 हो। अब विधानसभा भी हार गए हैं। आनंद जी कह रहे थे कि जिनको टिकट बदले गए उसमें से 3/4 आ रही थे। आनंद जी जो बदले गए उसमें से निकल के लोग आ भी गए। जो सरकार के 12 मंत्री हार रहे हैं, तो आपको इसको बात को समझना चाहिए कि लोकल स्तर पे सरकार को लेकर कितनी नाराजगी है, और जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने उस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, उसका ये परिणाम है कि इतनी संख्या दिख रही है। कर्नाटक की जनता ने अपने दरवाजे हमारे लिए बंद नहीं किए, हमें एक मौका दिया है कि उस आक्रोश, जो उनकी नाराजगी, उसको दूर करके उन मुद्दों पे आप आइए, दोबारा आइए और उचित संगठन के साथ आइए।
जनता ने हमें मौका दिया, हमें विपक्ष में बैठाया और हम रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए मजबूती से अपने पार्ट से काम करेंगे। 24 की चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उन चुनौतियों से पार पाने में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कार्यकर्ता सक्षम है। समय रहते तो उचित रणनीति बना ली जाएगी, तो 24 की चुनौती हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। ठीक है जी। लेकिन रतन तिवारी जी, अब आपके लिए सफ़र जिम्मेदार हो गया है। एक बार जो संक्रमण था, उस संक्रमण में बहुत बड़ा बूस्टर डोज लगा है कर्नाटक के नाम से। ये द केरला स्टोरी चला रहे थे, आपकी द कर्नाटका स्टोरी हिट हो गई बीच में। क्या लग रहा है कि ये जो बूस्टर डोज है, इससे आप दौड़ेंगे, तेज दौड़ेंगे, लेकिन अभी जो समय है इसमें बहुत संभल के चलना है आपको, ये भी लगता है कि ठीक बात है? कांग्रेस को इतना बड़ा आपार जन समर्थन दिया है, इसे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हताश दिख रही। आपने देखा कि किस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी कर्नाटक के अंदर जाके द केरला स्टोरी का प्रचार करते हैं और वो जनता के बीच में जाके कहते हैं कि जब भी ईवीएम मशीन के पास जाएं तो बजरंग बली का नाम लेके वोट दबाएं। लेकिन जनता ने ये सब चीजें धराशायी हो चुकी है। जो आपकी 2 बच्चों वाली समस्या है ना हर राज्य में, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ। ये 2 बच्चे हैं ना हर राज्य में आपके, इनकी ये समस्या कैसे निराकरण होगी? और सचिन पायलट भी वहाँ यात्रा निकाल रहे राजस्थान में। मैं संभल के चलने की बात पूछ रहा हूँ, संभल के कैसे चलेंगे? मैं वही बता रहा हूँ। मैंने 2 दिन पहले ही आपके चैनल पे कहा था 135 सीट हमारी आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मैंने जो बोला था सत्य हुआ था। और अगर मैं छत्तीसगढ़ में आता हूँ, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के सामने एक भी चेहरा इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं, क्योंकि रमन सिंह भी कहीं ना कहीं दरकिनार चल रहे हैं। अगर आप राजस्थान जाते हैं तो राजस्थान में भी पुनिया जी हो, उनको आप समझ में, मेरा सवाल समझ लीजिए। मेरा सवाल ये है कि भाई आपको बीजेपी के चेहरों से नहीं मैं कह रहा, आपके यहाँ हर राज्य में जो 2 चेहरे हैं, सिद्धारमैया डी के शिव कुमार, वहाँ TS सिंहदेव, भूपेश बघेल, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, ये मैं कह रहा हूँ, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। कि जहाँ पे संगठन होता है, जहाँ लीडरशिप होती है, वहाँ पे 2-3 बड़े चेहरे होते हैं और आपस में यह देखा जाता है कि राजस्थान में सचिन पायलट जी हैं, गहलोत जी हैं, दोनों मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, सिंहदेव जी हैं छत्तीसगढ़ में, भूपेश बघेल हैं, वो दोनों मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। तो क्या होता है कि वो पार्टी की जो पार्लियामेंट्री बॉडी है, जो पार्टी के बड़े नेता हैं, विधायक दल के नेता हैं, वो तय कर लेंगे हमारा मुख्यमंत्री कौन है। लेकिन आने वाले 4-5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, आप आंध्रा में देख लीजिए, तेलंगाना में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, मध्य प्रदेश भी कहीं ना कहीं इनके हाथ से निकलने के कगार पे आ चुका है। राजस्थान में भी मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि जैसे ही चुनाव सामने आएगा, सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। आनंद त्रिपाठी जी, ये जो कह रहे हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के, इस हाथ पकड़ने और छोड़ने से कुछ होगा नहीं। जनता समझदार हो गई है, जनता को बहुत समझदारी है। क्या लगता है कि हिमाचल में जैसे सुक्खू को बनाया गया, सुखविंदर सिंह सुक्खू को बनाया गया, अगर उसी तर्ज पर ध्यान दिया जाए तो फिर DK शिव कुमार की उम्मीदवार जो मुख्यमंत्री पद है वो पक्का माना जाए? देखिए, कर्नाटक में तर्ज अलग होगा। ये सही है कि DK शिव कुमार ने इस चुनाव में बहुत मेहनत की है और पिछले 1-1.5 वर्षों से वो लगातार लगे रहे, कई राज्यों की सरकार बचाने का काम कर रहे हैं वो। हाँ, ठीक है। लेकिन कांग्रेस की मुश्किल ये है कि सिद्धारमैया एक जन नेता है और उनका पब्लिक सपोर्ट बेस DK शिव कुमार की अपेक्षा ज्यादा है।
डीके शिव कुमार एक रणनीतिकार हो सकते हैं, क्योंकि वो बड़े पैसे वाले हैं और लगातार वो पैसे खर्च करते रहे हैं पार्टी के लिए, और इस चुनाव में तो उन्होंने मेहनत भी बहुत की है अध्यक्ष के तौर पर। लिंगायतों से आते भी हैं, सिद्धारमैया कुर्बा कम्युनिटी से आते हैं, तो वो जो करीब 11% या 10.5% का कुर्बा वोट है वो सिद्धारमैया के पीछे एकदम इंटैक्ट लगा हुआ है। और लिंगायत और गोकालिंगा से आने वाले कुमारस्वामी और ये येदियुरप्पा के बाद सिद्धारमैया सबसे बड़ी कम्युनिटी को अब वो लेकर के नेता माने जाते हैं। और आप ये ध्यान रखिए कि कांग्रेस उनको बहुत ज्यादा नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सिद्धारमैया मूलतः कांग्रेसी नहीं है। वो 2013 के पहले कांग्रेस में आए थे और उनका समर्थन अगर डीके शिव कुमार को कांग्रेस बनाती है, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के सामने ये यक्ष प्रश्न है, तो सिद्धारमैया को साध करके रखना उसके लिए बहुत कठिन हो। और यही कुछ हाल है कि अगर सिद्धारमैया बनते हैं तो डीके शिव कुमार को साधना कठिन होगा, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को डीके शिव कुमार को साधना आसान होगा, क्योंकि वो शुरू से कांग्रेसी है। सिद्धारमैया बाहर से आए हुए हैं, जनता दल से आए हुए हैं, उनको इंटैक्ट रखना, अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो उनको इंटैक्ट रखना कठिन काम होगा। सिद्धारमैया को कर्नाटक का मोदी के तौर पर भी कहा जाता है। लोग कई बार उनकी जाति समूह के लोग ये बात उठाते हैं, कहते हैं, खुलेआम मंचों से कहते हैं। तो ये कांग्रेस नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती है। 135 की जो चुनौती थी उसे तो पार कर गए, लेकिन ये 2 की चुनौती बहुत कठिन है कांग्रेस के लिए, जो आगे आने वाले 1-2 दिनों में नजर आएगी, और वो कैसे निपटते हैं वो देखने की बात होगी। राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, इन लोगों के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है। और इसमें हमको एक चीज देखनी होगी कि प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे का जिसे समर्थन मिलेगा वो आगे बढ़ेगा, लेकिन जो भी पीछे रहेगा वो हमेशा से उसको एकदम चुपचाप स्वीकार कर लेगा, इसकी उम्मीद बड़ी कम नजर आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा जिन 7 जिलों से निकली थी वहाँ 66% सीटों पर कांग्रेस जीती है। ये भी एक भारत जोड़ो यात्रा का भी आंकड़ा कहीं ना कहीं कांग्रेस के काम आएगा आगे चल के। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए 20 दिन राहुल कर्नाटक में घूमते रहे, तो 20 किलोमीटर घूमने के बाद वो जो शाम को हो सकता है वहाँ के लोगों से चर्चा परिचर्चा मुद्दों पर उनको संगठन को वो करना, हालांकि राहुल अच्छे संगठन करता कभी नहीं थे, लेकिन फिर भी बातचीत तो होती रहती है, मोबिलाइजेशन तो होता है इन बातों से। अगर आपका नेता आपके आसपास रहे, वो 2-4 बातें कहता है, तो छोटे मोटे मतभेद भी लोग भूल करके फिर उसके साथ हो जाते हैं, उसकी बात सुन लेते हैं। बहुत सारे राहुल गांधी अगर हेमंत बिस्वा शर्मा से मिल लेते, 1-2 बार मिल लेते, तो हेमंत बिस्वा शर्मा आज कांग्रेस में होते। राहुल गांधी अगर सिंधिया जी से मिलते जुलते रहते, उनकी बात सुनते रहते, तो सिंधिया आज कांग्रेस में होते। सचिन पायलट को बार बार जो आश्वासन दिए गए उसको सुन लिया गया होता, तो सचिन पायलट आज ये बागी तेवरों पर नहीं होते। तो समस्या यही है कांग्रेस में कि लोगों की सुनी नहीं जाती रही है। ये बातें खुल करके आ गई है, कांग्रेस के लोग नहीं मानेंगे, वो अलग बात है, उनको नहीं भी मानना चाहिए, लेकिन ये बातें तो सार्वजनिक रूप से लोगों के बीच में। तो ये है। और एक दूसरी बात जो भाजपा के सहयोगी कह रहे थे कि ये जो कर्नाटक में जो आया है ये केंद्रीय नेतृत्व के प्रचार की बदौलत है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर कुछ सीटें डेफिनेटली आई हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की ही जिम्मेदारी थी, उसी ने इस सरकार और इस नेतृत्व को बिठाया था। तो क्या उसकी असफलता की जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व की नहीं बनती है? अगर उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो कर्नाटक में जो नेतृत्व काम कर रहा, सरकार चला रहा, वो सही तरीके से काम नहीं हो रहा है, तो किसने रोका था कि उनको हटा करके किसी और को मौका न दे दिया जाए? किसी ने रोका था क्या? बिल्कुल आनंद त्रिपाठी जी, समय समाप्त हो रहा है। रतन तिवारी जी, विवेक श्रीवास्तव जी, आनंद त्रिपाठी जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल भाजपा उस रणनीति को समझ नहीं पाई जो रणनीति दक्षिण में कारगर थी।
और सुब्रमण्यम स्वामी की जो सुधारवादी दलीलें उनको दरकिनार कर दिया गया, और लंबे समय से जो दक्षिण से बड़े संघ के जो रणनीतिकार आते हैं वो कैसे विफल हुए, भाजपा के लिए बड़ा आत्मचिंतन का विषय है। कांग्रेस को संजीवनी मिल गई है और कांग्रेसी संजीवनी का कैसे उपयोग करती है ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज।